नमस्कार दोस्तों। किसी भी देश के लिए उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम काफी सीक्रेटिव होता है, जैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर एनालाइज करके उस इंफॉर्मेशन को नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, लॉ एनफोर्समेंट और मिलिट्री के लिए यूज करना। आपने राजी, मद्रास कैफे और बेबी जैसी कई फिल्म्स में देखा होगा कि कैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज देश और विदेश में कोवर्ट ऑपरेशंस करती है। वर्ल्ड की कुछ फेमस सीक्रेट एजेंसीज हैं। अमेरिका की CIA, रशिया की SVR, चाइना की MSS और इजराइल की मोसाद। और ऐसे ही इंडिया की सीक्रेट सर्विस का नाम है द रॉ, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आज की वीडियो में हम आपको रॉ की ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आपको हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी पर गर्व होगा। जानेंगे रॉ की शुरुआत कैसे हुई, कैसे रॉ ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई और वो कौन से मिशंस हैं जिनकी वजह से रॉ वर्ल्ड की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी में शुमार हो गया। मेरा नाम है सुधांशु। सब्सक्राइब करिए क्लैरिटी कास्ट को और तैयार हो जाइए एक इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में एक ही इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती थी जिसका नाम था IB, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। 1966 का दौर था और इंडिया ऑलरेडी 3 बड़े युद्ध लड़ चुका था, 1947 और 65 में अगेंस्ट पाकिस्तान और 1962 में अगेंस्ट चाइना। तब गवर्नमेंट को समझ आया कि एक ऐसी एजेंसी भी होनी चाहिए जो इंडिया के भी ऑपरेशंस कर सके, टू कीप इंडिया सेफ बिफोर हैंड। देन इन 1968 इंटेलिजेंस ब्यूरो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक पार्ट एज इट इज IB, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ही था, और दूसरा पार्ट बना रॉ। अब IB का काम था डोमेस्टिक इंटेलिजेंस गैदर करना, वहीं रॉ का काम था फॉरेन कंट्रीज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। 1971 में उस वक्त IB से कुल 200 लोगों की फर्स्ट बैच ने रॉ को ज्वाइन किया और उनमें से एक थे लेजेंडरी रामेश्वर नाथ काउ। रामेश्वर नाथ एक इंडियन स्पाई थे जो रॉ से पहले जवाहरलाल नेहरू की पर्सनल सिक्योरिटी चीफ रहे। बाद में काउ राजीव गांधी के सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे थे। IB के बाद रामेश्वर नाथ काउ को ही रॉ का फर्स्ट चीफ बनाया गया, जिसके बाद काउ ने ही टीम को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड कराया और तो और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी से सीक्रेट टाइज भी डेवलप किए। यानी आज जो रॉ आप देख रहे हैं उसकी नींव भी रामेश्वर नाथ काउ ने ही रखी थी। शायद इसीलिए उन्हें लेजेंडरी भी कहा जाता है। फिर आया साल 1971 जब रॉ को उस समय का अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन मिला, जिसके बाद रॉ का नाम पूरी दुनिया में स्थापित हो गया, द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। आपको याद होगा कि पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और 1947 से ही बांग्लादेश यानी तब का ईस्ट पाकिस्तान अभी वाले पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। हालांकि ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री के डिस्क्रिमिनेशन, क्रुएल्टी और एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते थे। लेकिन 1970 में सब बदल गया। दरअसल 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में एक साइक्लोन आया जिसमें हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए थे। ये सब होता रहा पर वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ना तो रिलीफ भेजी और ना ही कोई मदद। ये देखकर ईस्ट पाकिस्तानी लोगों में गुस्सा बढ़ गया। फिर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान की जनता ने वेस्ट पाकिस्तान से फ्रीडम की मांग की। प्रोटेस्ट होने लगे। बाद में जनरल इलेक्शन हुए जिसमें अवामी लीग पार्टी की जीत हुई, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं किया और मार्शल लॉ इंपोज कर दिया, जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में हजारों रिबेल्स और सिविलियंस मारे गए। एक तरह से ईस्ट पाकिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो गया। ये सब जो हो रहा था इससे इंडिया को भी थ्रेट था। रॉ ने इस सिचुएशन को देखते हुए मिशन मुक्ति बहिनी लॉन्च किया। रॉ ने ईस्ट पाकिस्तानी रिबेल्स को फंड्स, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया। रॉ also infiltrated agents into various sectors of East Pakistan, such as the military, the bureaucracy as well as the media. यही नहीं, रॉ ने CIA और मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी से भी सपोर्ट गेन किया। सब तैयारियों के बाद इंडिया बांग्लादेश के बिहाफ पर पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर में उतर गया। रॉ की हेल्प से इंडिया ने पाकिस्तानी फोर्सेस को घुटनों पर ला दिया और फाइनली 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान ने खुद को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर किया और ईस्ट पाकिस्तान बना बांग्लादेश। ऑपरेशन साइक्लोन अमेरिका के CIA का आइडिया था। दरअसल CIA और पाकिस्तान ने मिलकर अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को फंड करना और ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था ताकि वो अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन से लड़ सके। इन सब के बीच इंडिया को भी थ्रेट था, क्योंकि जिन मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी जा रही थी वो आगे चलकर इंडिया के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन सकते थे। इवेंचुअली इंडिया सही साबित हुआ क्योंकि यही मुजाहिदीन बाद में तालिबान बन गया। खैर, अफगानिस्तान में ये हलचल देखकर रॉ ने ऑपरेशन लॉन्च किया और 3 बड़े वॉरलॉर्ड्स को अफगानिस्तान से रिक्रूट किया, जिनमें से एक का नाम था अहमद शाह मसूद। द प्रिवेंशन ऑफ अ कूप इन मॉरिशस।
1982 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगनॉथ उनके डेप्यूटी पॉल बेरेंजर के साथ एक गठबंधन की सरकार चला रहे थे। दिक्कत ये थी कि अनिरुद्ध इंडियन ओरिजिन मेजॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और पॉल एक रेडिकल लेफ्टिस्ट थे जो क्रियोल और मुस्लिम माइनॉरिटीज को फेवर करते थे और उनके संबंध लिबिया और सोवियत यूनियन से काफी अच्छे थे। पॉल अनिरुद्ध की प्रो इंडिया पॉलिसी से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने कम्युनल टेंशन क्रिएट किया ताकि अनिरुद्ध को कमजोर किया जा सके। यहाँ तक कि पॉल ने अपने लॉयल आर्मी ऑफिसर से अनिरुद्ध को मार डालने का भी प्लान बना लिया था। इन्फॉर्मेशन पता चलते ही अनिरुद्ध ने इंडिया से हेल्प मांगी। तब रॉ ने लाल डोरा ऑपरेशन लॉन्च किया। रॉ ने रूमर्स फैलाई, मॉरिशस के ऑफिशियल्स को ब्राइब किया, कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक की और वहां की मीडिया को इन्फ्लुएंस किया। और तो और रॉ अपने एक एजेंट को पॉल का क्लोज एसोसिएट बनाने में भी सफल रहा, जिससे रॉ पॉल की हर मूवमेंट, एक्टिविटी और कॉन्टैक्ट्स पर नजर रख सके। रॉ की सक्सेस से पॉल की पॉपुलैरिटी कम हो गई और अनिरुद्ध जगनॉथ 1983 का इलेक्शन जीत गए। अदर देन दिस, रॉ के कुछ ऑपरेशंस ये रहे। ऑपरेशन मेघदूत इन 1984, जिसके तहत रॉ ने सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान के कब्जे की कोशिश को नाकाम किया था। ऑपरेशन चाणक्य इन 1990, रॉ ने अलग अलग टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के बीच फूट डाल दी थी ताकि वो लोग एक ना हो सके और आपस में ही लड़ते रहें। ऑपरेशन शांति इन 1998, जब रॉ ने इंटरनेशनल सर्वेलेंस सिस्टम्स को चकमा देकर पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया था। इस ऑपरेशन को परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण मूवी में भी दिखाया गया है। ऑपरेशन लीच इन 1998, जब रॉ ने म्यांमार में इंसर्जेंट ग्रुप के 6 लीडर्स को पीस टॉक के बहाने बुलाया और एलिमिनेट कर दिया। ऑपरेशन ब्लैक थंडरस्टॉर्म इन 2008, जब रॉ ने पाकिस्तान में लोकेटेड टेरर ग्रुप लश्कर ए तौयबा के बड़े लीडर्स को उनके फोन की हेल्प से ट्रेस किया और खत्म किया था। ऑपरेशन राहत साल 2015, यमन में चल रही सिविल वॉर के बीच रॉ ने कई देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज की हेल्प से इंडियंस को वहां की सिचुएशन से बाहर निकाला था। ये रॉ के कुछ मिशंस थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि चाहे बल का मैटर हो या फिर बुद्धि का, रॉ ने खुद के बलबूते पर हर मिशन को अंजाम दिया है। लेकिन रॉ को पहले भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे और अब भी करने पड़ते हैं। आइए जानते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, रॉ के काम में हर बार पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री का प्रेशर और इंटरफेरेंस होता है, जिस वजह से रॉ की ओवरऑल ऑटोनॉमी इफेक्ट होती है और रॉ की डिलीवरेबिलिटी, एफिशिएंसी और क्रेडिबिलिटी पर बुरा असर पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट, रॉ का काम काफी सीक्रेटिव होता है। इस काम में कोई लीगल फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए टाइम टू टाइम ये देखा गया है कि रॉ की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स पर सवाल खड़े किए जाते हैं। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, ये एक मेजर चैलेंज है जो रॉ ने फ्रॉम द स्टार्ट फेस किया है। रॉ को कभी एडिक्वेट फंड्स, मनचाहा पावर और टेक्नोलॉजी एटसेट्रा नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से रॉ का काम स्मूथली नहीं हो पाता। प्लस अदर कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसी से ना तो कम्पीट कर पाता है और तो और जो थ्रेट्स आने वाले होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में भी टाइम लग जाता है। कोऑर्डिनेशन इश्यूज, रॉ को कोऑर्डिनेशन करने में भी इश्यूज आते हैं क्योंकि हमारे देश में कई एजेंसीज हैं जिनसे रॉ को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) एंड द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) एटसेट्रा। And this leads to duplication as well as confusion and gaps in intelligence sharing and analysis. But as an Indian, I am super proud of RAW and हम सभी को हमारे सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स पर गर्व होना ही चाहिए, जो बिना किसी नेम और फेम के देश की सिक्योरिटी के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए मोस्ट डिफिकल्ट मिशंस को अंडरटेक करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट।